हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 5 जनवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो आजकल पीआईबी में आर्टिकल पता नहीं क्यों कम आ रहे हैं, या तो बजट का प्रिपरेशन हो रहा है या फिर कोविड के चक्कर में आर्टिकल बहुत कम आ रहे हैं। और जो आ रहे हैं आर्टिकल वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, फैक्चुअल डाटा ज़्यादा है उसमें, जो कि करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है। तो फिर इसमें कवर करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है पढ़ लेते हैं। हाईएस्ट एवर मर्केंटाइज एक्सपोर्ट रहा है दिसंबर में, ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस बार मर्केंटाइज एक्सपोर्ट का टारगेट क्या है। फिनांशियल ईयर 22 में इंडिया का टारगेट है $400 बिलियन। कितना? $400 बिलियन। यानी कि हर महीने लगभग $35 बिलियन का करना था। अभी तक किसी भी महीने में $35 बिलियन अचीव नहीं हुआ था, लेकिन दिसंबर 2020 में क्या हुआ, $37.29 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया हमने। कितना? दिसंबर 2021 में $37.29 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया। ये कि हाईएस्ट एवर अचीवमेंट है किसी मंथली एक्सपोर्ट की। लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो 37% की ग्रोथ है। तो दिसंबर 2021 में कितना एक्सपोर्ट रहा? $37.29 बिलियन, जो कि लास्ट ईयर से कितना इम्प्रूव हुआ है? लास्ट ईयर से 37%। तो एक्सपोर्ट भी 37 बिलियन रहा, और जो हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है वो भी 37% हुआ है। ये देख लीजिए, इंडिया का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट देखा जाए अप्रैल से दिसंबर 2021 में लगभग $300 बिलियन के आसपास रहा। कितना? $300 बिलियन। ये लास्ट ईयर से कितना अधिक है? लगभग 49%। तो दिसंबर का आपने देख लिया $37.29 बिलियन। उसके अलावा अगर अप्रैल से दिसंबर तक की बात किया, $300 बिलियन के आसपास, और इंक्रीज हुआ है 48.9% के आसपास। एक्सपोर्ट की तारीफ कर रहे हैं पीयूष गोयल जी, लेकिन इंपोर्ट देखिए, $37.29 बिलियन के आसपास आपने एक्सपोर्ट किया। इंपोर्ट कितना हुआ? 59.27, लगभग डबल के आसपास, नहीं तो 1.5 गुना तो इंपोर्ट हुआ ही है। तो अगर आप इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो इक्वल ही रहने वाला है, या फिर व्यापार घाटा तो बढ़ने ही वाला है। अब एक्सपोर्ट बढ़ा तो इंपोर्ट भी बढ़ गया, ये लॉजिकल नहीं है। एक्सपोर्ट बढ़े लेकिन इंपोर्ट उस सापेक्ष ना बढ़े। बाकी ये सबका आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या है, आप थोड़ा सा ये डिटेल देख लीजिए बस। अप्रैल से दिसंबर एक्सपोर्ट हुआ 299.74 बिलियन डॉलर का। इंपोर्ट हुआ लगभग 1.5 गुना, $443.71 बिलियन का। व्यापार घाटा रहा आपका 143.97, यानी $144 बिलियन का व्यापार घाटा रहा है। ये पिछले साल व्यापार घाटा भी कम था, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हुआ था। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपका इंपोर्ट हुआ था वो एक्सपोर्ट से लगभग $60 बिलियन ही अधिक था, लेकिन यहाँ पर कितना? $150 बिलियन के आसपास जा रहा है। तो व्यापार घाटा बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एक्सपोर्ट जो है लास्ट ईयर के 9 महीनों में देखा जाए तो 49% अधिक बढ़ा है। इंपोर्ट 69% से बढ़ा है, और डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट 137% बढ़ा है। तो ये हमारे ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो नज़र मार सकते हैं, बहुत फैक्चुअल डिटेल है, कोई मतलब नहीं इसका, एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आर्टिकल है, हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2014 में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड में कई सारे चेंजेस आ चुके हैं। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड ये सिविल सर्वेंट्स को पहले दिए जाते थे, तो यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चूज किया जाता था। लेकिन अब क्या किया, पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परफॉर्मेंस देखी जाती थी, अब ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर जाके आपका प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। तो जितेंद्र सिंह जी ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के लिए। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड में कई सारे चेंजेस हो चुके हैं। 2014 के बाद से देखा जाए तो जो प्रोसेस या फिर सिलेक्शन होता है प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के अंतर्गत, इसमें संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चेंजेस हो चुके हैं। पहले क्या होता था, कोई इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सेलेक्ट किया जाता था, अब पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया जाता है। मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के तहत जो प्राइज मनी है वो डबल कर दी गई है, इस बार 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख हो गई है। तो ये आपको याद रखनी है, और ये जो 20 लाख है ये नहीं आप घर ले जाएंगे, पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च कर देंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कोई काम करना चाहेगा। सेम टाइम पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के लिए 2015 में 80 डिस्ट्रिक्ट शामिल हुए थे, लेकिन
लगभग पिछले 2-3 वर्षों से सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल हो रहे हैं, यानी कि 640 डिस्ट्रिक्ट के आसपास हैं इंडिया में, वो सारे शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड में। अवार्ड का पर्पस क्या है? जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका इनोवेशन में कंट्रीब्यूशन क्या है, साथ ही साथ जो सर्विसेज डिलीवर करना है एंड टू एंड, चाहे वो पीएम स्वनिधि हो, डिजिटल पेमेंट हो, ये सब सिविल सर्वेंट्स का योगदान क्या है। अब पोषण अभियान तो लॉन्च तो कर दिया राजस्थान के झुंझुनू से, लेकिन पोषण अभियान में एनीमिया का टारगेट सपोज के लिए 3% हुआ, अचीव ही नहीं हुआ तो क्या मतलब है। वेस्टिंग, स्टंटिंग, इनका टारगेट ही नहीं अचीव हुआ, तो प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड इसीलिए रन किया जा रहा है। पीएम स्वनिधि स्कीम पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यानी 100%। जून 2020 में किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च की गई, मार्च 2022 तक चलेगी। इसमें इनिशियल लोन जो है वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपये दिया गया है सबको, जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं इनको 10,000 तक का लोन दिया जा सकता है। खास बात क्या है, 7% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर देते हैं। ये जो 7% इंटरेस्ट सबवेंशन है ये हर 3 महीने पे आपको डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा मिल जाएगा। उसके अलावा 50 से 100 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा अगर 12 महीने में आप वापस कर देते हैं। तो 10,000 रुपये मिलेंगे आपको 12 महीने के लिए। टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो जो 9% इंटरेस्ट रेट है वो मात्र आपको 2% पड़ेगा, यानी 10,000 का 10,200 ही पे करना है, तो बहुत सस्ता इंटरेस्ट रेट हो गया। और अगर आप ढंग से पे करते हैं तो इस बार 10,000 और अगली बार 20,000, 50,000 आपको लोन मिल सकता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा न्यूज़ ऑन एयर की ग्लोबल रैंकिंग जारी की गई है। अभी कुछ दिन पहले इंडियन स्टेट्स के लिए या सिटीज़ के लिए जारी की गई थी न्यूज़ ऑन एयर की रैंकिंग। न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप आप देखिएगा तो मोबाइल ऐप आप कितना प्ले करते हैं उसकी रैंकिंग जारी की जाती है। रेडियो लाइव स्ट्रीम कितना होता है न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर, उसकी रैंकिंग जारी की गई है। क्योंकि इंडिया के लिए पहले से रैंकिंग जारी की गई है तो इंडिया की बात इसमें नहीं की गई है। न्यूज़ ऑन एयर रैंकिंग में फिजी ने टॉप किया है। पहले यूएस टॉप पे था, लेकिन फिजी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है यूएस को पीछे छोड़ के। यूके और यूएई 7वें और 10वें प्लेस पर शामिल हो गए हैं। बाकी ये सारी कंट्रीज़ आप कहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। विविध भारती बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा अभी दिखाएंगे कि सबसे नंबर 1 कौन सा है। न्यूज़ ऑन एयर की बात करें तो पूरे विश्व में इंडिया को छोड़ दिया जाए तो फिजी नंबर 1 है, जहाँ पर हमारा न्यूज़ ऑन एयर काम करता है। फिर है यूएस और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। अगर वहीं न्यूज़ ऑन एयर चैनल की बात की जाए तो FM गोल्ड दिल्ली, FM रेनबो दिल्ली और विविध भारती नेशनल, ये टॉप 3 चैनल हैं जिनको देखा जाता है। देखिए, इंडिया में 240 से ज़्यादा रेडियो सर्विसेज हैं। न्यूज़ ऑन एयर ऐप प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप पे आता है। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं। 85 कंट्रीज़ में न्यूज़ ऑन एयर ऐप अवेलेबल है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जी अशोक कुमार, इनको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, यानी DG। क्या नाम है इनका? जी अशोक कुमार नाम है, देखिएगा, देख लेते हैं। श्री जी अशोक कुमार जो कि एडिशनल सेक्रेटरी थे अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, उनको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। क्या? डायरेक्टर जनरल। ये अभी तक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं प्रोजेक्ट के लिए। देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मिशन डायरेक्टर रहे हैं जल शक्ति अभियान, जैसे कैच द रेन कैंपेन। कैच द रेन कैंपेन में क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। लगभग 9.5 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं वाटर हार्वेस्टिंग कैच द रेन कैंपेन के तहत। जी अशोक कुमार, इनको 2021 में स्कॉच अवार्ड मिला है पब्लिक सर्विस के लिए। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जल मित्र अवार्ड मिला है किसको? श्री अशोक कुमार को, नाम याद रखिएगा। उसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट का फर्स्ट तेलंगाना एक्सीलेंस अवार्ड भी जी अशोक कुमार को मिला है, इसीलिए इनको DG बनाया गया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो ये DG बने हैं अशोक कुमार जी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का। लेकिन जल शक्ति मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी कौन बनी है? विनी महाजन। करंट अफेयर्स में पढ़ा है हमने, विनी महाजन जल शक्ति मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी बनी है। एक तो अलका मित्तल जो ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है, वो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में पढ़ा है। विनी महाजन भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है। उसके अलावा अशोक कुमार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने हैं, वो हमने करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा है। नमामि गंगे प्रोग्राम फ्लैगशिप प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 2014 में लॉन्च किया। इसके 2 ऑब्जेक्टिव, पहली बात तो जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए, अबेटमेंट किया जाए, फिर रिवर गंगा का रिजुविनेशन कंजर्वेशन किया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसके DG बने हैं जी अशोक कुमार। याद रखिएगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये क्या है? नेशनल गंगा काउंसिल की इम्प्लीमेंटेशन विंग है। नेशनल गंगा काउंसिल
देखिए इसके हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेशनल गंगा काउंसिल 2016 में स्थापित की गई थी। इसने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को रिप्लेस किया था। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसके हेड कौन थे? वो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे इसका मतलब, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ नेशनल गंगा काउंसिल के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए 20,000 करोड़ दिए गए और 288 प्रोजेक्ट अभी तक असाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में अभी तक 75% जो रूट है वो इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और 100% हो जाएगा 2022 तक। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, देखिए इंडिया में 18 जोन है रेलवे के, उन्हीं में से एक है नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है गोरखपुर में। मेरे यहाँ भी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे चलती है, मैं बता दूं आपको। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक स्टेट की कैपिटल में हम रहते हैं, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, ठीक है। आज़ादी के बाद से अभी तक, यानी जब तक मोदी गवर्नमेंट नहीं बनी, वो सिंगल लेन थी पहली बात तो, और मीटर गेज थी। यानी जो मेल एक्सप्रेस ये बड़ी बड़ी ट्रेनें होती वो चल ही नहीं सकती थी, उस पर मीटर गेज थी। जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसको चेंज किया गया, और मैंने देखते देखते चेंज करने के बाद वो इलेक्ट्रिक भी बन गई। लोग कंप्लेन क्या कर रहे हैं? कंप्लेन ये कर रहे हैं कि डबल लेन बना लेते इस समय। अरे भैया पहले इतना ट्रैफिक तो आने दो ना, सिंगल लेन में तो आपसे चला नहीं जाता, वहाँ बाइक कार निकाल देते हो, डबल लेन बना लेना, ठीक है। तो लेकिन हाँ, मुझे याद है जब मेरे मेरे जन्म से पहले ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया था, यानी आज से 30 साल पहले ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया था कि भैया यहाँ पे इसकी लाइन चेंज होनी है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज बननी है। लेकिन वो आज तक, वो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद वो हुआ है, और देखते तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में बहुत काम किए हैं। इसीलिए जो हमारे इस समय अश्विनी वैष्णव जी हैं रेलवे मिनिस्टर, उनके द्वारा कहा गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 2022 तक इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी, और अभी 75% तक हुई है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, देखिए पैसेंजर ओरिएंटेड सिस्टम जो है डेवलप किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लिए। अगर देखा जाए तो 60% लोडिंग इस पीरियड तक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में हो चुकी है पिछले साल में जितनी टोटल हुई थी अभी 60% हो चुकी है। बाकी 26 मेजर गुड्स बढ़ गई हैं, और जो मेंटेनेंस की स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर हो गई है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर हो गई है। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं पूछेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने पहला प्राइज जीता है ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी में, ये आपको जानना चाहिए। और उसके पहले नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड भी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन ने जीता है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के जो जीएम थे, अब वो बनने जा रहे हैं क्या? रेलवे बोर्ड के सीईओ। नीति आयोग की स्ट्रेटेजी भी देख लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के लिए छोड़िए, रेलवे जोन के लिए जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर डे से बढ़कर 19 किलोमीटर। ये किसका कहना है? नीति आयोग का। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, और जो गेज हैं यानी मीटर गेज से ब्रॉड गेज बनानी 2022-23 तक। इंडियन रेलवे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेल नेटवर्क में से एक है। 1,23,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, 13,500 पैसेंजर ट्रेन है, और 9,000 के आसपास मालगाड़ियाँ हैं, जिनमें लगभग 30 लाख मीट्रिक टन सामान डेली जाता है, और 2 करोड़ 30 लाख लोग 2 करोड़ 30 लाख लोग डेली ट्रेवल करते हैं, जो कि कई कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। इंडिया वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट नेटवर्क रखता है ट्रेन का। सबसे बड़ा कहाँ पे है? यूएस में है, याद रखिएगा। एशिया में 2nd लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया का। इससे पहले वाला कौन सा है? रशिया का है। पावर ग्रिड, सॉरी उसका है चाइना का। रशिया तो उसमें पड़ जाता है ना, क्योंकि मॉस्को यूरोप में पड़ जाती है। पावर ग्रिड सेलिब्रेट कर रहा है 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी। 1 साल हो गया इसको इम्प्लीमेंट किए हुए। 70 सब स्टेशन जो है स्थापित किए जा चुके हैं उनके रीजनल हेडक्वार्टर के साथ। तो 70 सब स्टेशन स्थापित हो चुके हैं नेशनल 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी के तहत। देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी, इसके ऑपरेशनल होने को क्या 1 साल कंप्लीट हो गया, और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेशनल ग्रिड मैनेजमेंट ऑन अ रीजनल बेसिस ये स्टार्ट किया गया 6 सिटीज़ में स्टार्ट किया गया था। क्या 6 सॉरी नेशनल ग्रिड मैनेजमेंट ऑन रीजनल, ये 60s में 1960s के दशक से स्टार्ट किया गया, लेकिन अभी तक ढंग से हो नहीं पाया। स्टेट ग्रिड को इंटरकनेक्टेड करना था रीजनल ग्रिड से। 5 रीजन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न साउथ रीजन। देखिए अगर स्टेट ग्रिड आपस में कनेक्ट हो जाए तो जो डिमांड सप्लाई की टेंशन रहती है वो सॉल्व की जा सकती है। 1991 में नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड और ईस्टर्न ग्रिड इनको जो है कनेक्ट कर दिया गया था। 2003 में वेस्टर्न ग्रिड और वेस्टर्न रीजन भी इससे कनेक्ट हो चुका।
तो देखिए एलपीजी रिफॉर्म हुए तब ग्रिड कनेक्ट हुई, बाद में अटल जी की गवर्नमेंट के जाते जाते ग्रिड कनेक्ट हो गई, क्योंकि अटल जी इन सब बातों पर ध्यान देते थे। 2006 में नॉर्थ और ईस्ट ग्रिड इनको भी इंटरकनेक्ट किया गया, तो 4 रीजनल ग्रिड थी जिनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया। 2013 में जो सदर्न रीजन था उसको कनेक्ट कर दिया गया सेंट्रल ग्रिड से। तो वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छा हो जाएगा। पहली बात तो देश एक ग्रिड एक हो जाएगी, तो डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फ्लैक्चुएशन रुक जाएगा अगर फ्रिक्वेंसी जो है सेम रही। तो वन नेशन वन ग्रिड इनिशिएटिव ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, 1 साल हो गए हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हुए। और ये देख लीजिए, ये जो वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी इनिशिएटिव है, जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी 1,12,250 मेगावाट्स है, इसको बढ़ाएगा 1,18,740 मेगावाट 2022 तक। वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी के बेनिफिट क्या है? डिमांड सप्लाई को मैच कर देगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट डेवलप करेगा कि भैया हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इतने में मिल रही, खरीदोगे क्या? तो वो वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी बेहतर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।